हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? और मानना मेरा ये है कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे जैसे आप लोग देख रहे हो कि सीजीएल का भी 14 से आपका क्या हो रहा है, एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और उसके बाद बैक टू बैक क्या होगा, एग्जाम होना स्टार्ट होगा। किसी को 14 को पढ़ रहा है, किसी को 15 को पढ़ रहा है, किसी को 20 को पढ़ रहा है। इसी तरह का आपका एग्जाम डेट पड़ रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, जैसे कि आज जो है हमारा 7 तारीख है, 10 तारीख के बाद मैं सीजीएल क्या करूंगा, सीजीएल के ऊपर एक पूरा का पूरा यूट्यूब में एक होता है मैराथन लेके आऊंगा। लगभग कम से कम 50 ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कस करूंगा ताकि आपके सीजीएल में कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। और आप लोग देखोगे कि सीएचएल टारगेट का सीएचएल के ऊपर, तो सीएचएल के ऊपर बैक टू बैक वीडियो लेकर आ रहा हूं। और इतना वीडियो करने के बाद आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। देन पहला टारगेट मेरा होगा सीजीएल के ऊपर, जिसके ऊपर मैं मैराथन कम से कम 50 से लेकर 60 ऐसा क्वेश्चंस लेके आऊंगा ताकि 14 के बाद जितना भी बच्चा एग्जाम दे उसको कुछ ना कुछ राहुल सर से हेल्प हो सके। और आप लोग देख रहे हो कि एग्जाम से घबराना नहीं है। पहला पॉजिटिव इन्वायरमेंटल दिमाग में रखना है, क्योंकि मैच को और ये एग्जाम हुआ चाहे मैच हुआ, किसी का युद्ध हुआ, अगर इन सभी को अगर आपको जीतना है तो इसके लिए आपको एक रणनीति बनाना पड़ेगा। और रणनीति बनाने के लिए आपका माइंड में एक पॉजिटिविटी इन्वायरमेंटल होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिविटी इन्वायरमेंटल लाने के लिए आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट करना होगा, ठीक है। और हमेशा एक चीज को मानना पड़ेगा कि आप अब सोचो, किसी का बात क्यों सुनो जबकि आप सबसे ज्यादा वेस्ट हो, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंटल के अंदर में रखो और दिन पर दिन सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब यहां से जितना भी आप लोग देखोगे सीजीएल का डेट, जो बच्चे, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से इस बार सीजीएल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन सब बच्चे से खाली इतना एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई हो चुका है। अब यहां से क्या करो, रोज कम से कम 2 सेट क्या करो, सीजीएल के ऊपर प्रैक्टिस करो, 2 सेट। और हमेशा याद रखो, एक सेट और दूसरा सेट के बीच में एक बड़ा सा क्या होना चाहिए, टाइम डिफरेंसेस होना चाहिए। ये खाना नहीं है कि धाए खाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा करने का दरकार नहीं है। पहला सेट जब मारोगे, देन उसके बाद आप लोग जब दूसरा सेट मारो तो उनके बीच में 6 से 7 घंटा का एक डिफरेंसेस होना चाहिए। जैसे कि एक चीज मान लो कि अगर आप मॉर्निंग के समय सीजीएल का पहला सेट मारते हो तो दूसरा सेट में 6 या 7 घंटा के डिफरेंसेस होना चाहिए, ठीक है। और ये 6-7 घंटा के अंदर में पहला सेट का पूरा एनालाइज करो, 100 क्वेश्चन को एनालाइज करो। और इसके लिए बाकायदा क्या करो, 3 कॉपी को कंटेन करो, 3 या 4 सब्जेक्ट है तो 4 कॉपी का कंटेन करो। पहला मैथ के लिए, दूसरा रीजनिंग के लिए, तीसरा इंग्लिश के लिए, चौथा जीके के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंस आपको करना है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट का कॉपी बनाओ। पहला सेट का जितना भी डाउट है, कि जैसे मैथ में जो डाउट होता है उसको बाकायदा मैथ में रखो, जिसमें रीजनिंग में डाउट होता है उसको रीजनिंग में रखो, इंग्लिश में डाउट होता है इंग्लिश में रखो। और क्या करो, जीके में जो क्वेश्चंस आपको नहीं लग सका तो उसको करेक्ट आंसर करके जीके में लिख दो। क्लियर है? अब उसके बाद उस सारा डाउट को क्लियर करने के पश्चात जब दूसरा सेट मारने के लिए जाओ तो पहला सेट का जितना डाउट है उसको एक बार क्या करो, रीचेक कर लो, कि अगर मान लो कि उससे रिलेटिव कुछ भी प्रश्नों को पूछ लिया जाए तो आप उसका आंसर सटीक दे सको, ठीक है, सटीक दे सको, ठीक है। इस बात को केवल याद रखना, सटीक दे सको। देन उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद क्या करो, फिर दूसरा सेट करो, उसका जो डाउट होगा तो सेम प्रोसेस को अप्लाई करो। ऐसे करते कम से कम एक एग्जाम को निकालने के लिए मिनिमम से मिनिमम आपको 20 से लेकर 25 सेट को देना पड़ेगा। अब तुम सोचो, कोई बच्चा अगर 20 सेट देता है और इस प्रोसेस को वो कंटिन्यू मेंटेन रखता है, कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर में रखता है, तुम सोचो 20 सेट मतलब 2000 क्वेश्चन, कितना होगा, 2000 क्वेश्चन। और तुम्हारा कॉपी में 2000 क्वेश्चन में जो डाउट है बस वो आपका कॉपी में लिखा हुआ है। तो ऐसे आपका डाउट क्या होगा, कम होता चला जाएगा और आप
आपके कॉपी में वो समाता चला जाएगा, एकदम समाता चला जाएगा। देन उसके बाद देखो कि 2000 या आप देखोगे कि 2500 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चंस निकालना है। उसी तरह से होगा, एक बड़ा सा समुद्र है, उस समुद्र के अंदर में एक लोटा पानी निकालने के बराबर हो जाएगा, ताकि आराम से आप क्वेश्चंस को डील कर सको। राहुल सर का इस बात को खाली याद रखना, डेफिनेट आप लोग का रिजल्ट सीजीएल में होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, जिसमें से आपका शिवम है, राजदीप है, बहुत सारे बच्चे आप लोगों की तरह ही बहुत सारे बच्चे जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके लिए बस मेरा है कि यही सबसे बड़ा, आप लोग बोलते हैं सर कुछ सजेशन दीजिए, तो सजेशन बच्चा बस यही आपके लिए है। ठीक, इसके ज्यादा आप ज्यादा मत सोचो, सेट प्रैक्टिस रखो। देन उसके बाद सोचो कि जैसे सीजीएल खत्म हुआ तो उसी तरह सोचो कि सीजीएल क्या हो गया, अब पास में चला गया। अब दूसरा एग्जाम के बारे में सोचो। अगर एग्जाम खराब भी जाता है, हम नहीं चाहेंगे खराब जाए, लेकिन एग्जाम खराब भी जाता है तो उससे आने वाला एग्जाम में कोई असर नहीं डालना चाहिए पड़ेगा। ठीक है, सीजीएल खत्म, काम खत्म, दूसरा एग्जाम में आप भिड़ जाइए, नया रणनीति बनाइए, नया वे सेट कीजिए और देन उस एग्जाम में लग जाइए। ठीक है, अगर इस तरह से आप एक्टिविटी करते हो तो डेफिनेट आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। और हाँ, बार बार एक चीज बोल रहे हैं, अपने पर विश्वास रखिए। आपसे ताकतवर कोई हो नहीं सकता है, बस अपने पर विश्वास रखिए। कोई किसी को नहीं होता, बस अपने पर विश्वास रखिए और अपना मेहनत करके दिखाइए, तो सक्सेस डेफिनेट आपको मिलेगा। चलिए, आज क्लासेस को हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, और ये बार बार आप लोग देख रहे हो कि उसी तरह से हम क्या करें, कुछ क्वेश्चनों को ला रहे हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में क्या हो सके, आपका हेल्प हो सके। तो ये जो आज का सेट है, सेट नंबर 7 चल रहा है। इससे पहले 6, 5, 4, 3, 2, 1 भी जा चुका है। आप बाकायदा उन सभी वीडियो को देखो, अगर उनसे हेल्प पहुंचता है तो ठीक है। अगर आपका भी कुछ डाउट है, कुछ चैप्टर में डाउट है आपका, जहां से राहुल सर आपके लिए कुछ कर सके, तो कमेंट करके आप जरूर उसका अपडेट दीजिए। चलिए, आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, और आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है हम भी देख लेते हैं। चलो यहां देखो, अरे हाँ, जो ये पहला क्वेश्चन है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मान के चलो ये एसएससी सीजीएल में 2 से 3 बार पूछ चुका है। तो अपने आप में क्या होता है, एक हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, हिस्ट्री है इसके ऊपर में। ठीक है, देखो ऐसे तो कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई चीज रिटर्न होता नहीं है, लेकिन जब आता है तो उन सभी प्रश्नों को एक बार आप क्या करो, रीचेक करो। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर में बोला क्या जा रहा है, बोला जा कि टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास 90 है, मतलब 90 स्टूडेंट का मतलब एक क्लास था। ठीक है, द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज ट्वाइस ऑफ द बॉय, मतलब जो गर्ल्स है वो बॉय से दुगना है। अब बोले कि सूरज इज रैंक 14 फ्रॉम द टॉप, मतलब सूरज का रैंक जो है वो 14 फ्रॉम द क्या है, टॉप है। फिर बोला कि सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, अगर मान लो सूरज के आगे मान लो कि 10 गर्ल्स है, तो आपको बताना है कि सूरज के बाद कितना बॉय आएगा। चलो, प्रश्न आपको समझ में आ चुका है। चलिए, इन तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सोचो कि कर क्या सकते हो। पहले सोचो कि इसमें लिखा क्या गया, तो आप बोलोगे कि सर इसमें आप साफ देख रहे हैं एक वर्ड लिखा है कि टोटल जो स्टूडेंट है 90 है। कितना है, 90 स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये 90 स्टूडेंट है, तो तुम बोलोगे सर टोटल स्टूडेंट कितना है, 90 है। ठीक है, अब ये 90 स्टूडेंट में कुछ क्या है, गर्ल्स है, और कुछ क्या है, बॉय है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स ट्वाइस ऑफ द बॉय, मतलब गर्ल्स जो है वो बॉय से दुगना है। तो अगर मान लेते हैं, अगर रेशियो अगर माने, अगर बॉय 1 होगा तो गर्ल्स कितना होगा बेटा, 2 होगा। ये इसका रेशियो हुआ, 2:1 हुआ। इसका मतलब यही है ना कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉय, मतलब जो गर्ल्स है वो बॉय से दुगना है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम बॉय को 1 मानेंगे तो गर्ल्स उसका क्या होगा, दुगना होगा। क्लियर है। अब सोचो, इस हिसाब से सोचो कि अब गर्ल्स क्या होगा, तो बोलेंगे सर टोटल जो है मेरे पास 90 स्टूडेंट है। ठीक है, अब गर्ल्स का रेशियो 2:1 बन गया, मतलब 2
और यहाँ 3 हो जाएगा। ये सब तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। अगर इससे इसको काटोगे तो तुम बोलोगे सर ये 3 बार में कटेगा, मतलब 30 बार में कटेगा सर। अब इसके साथ इसको इंटू कर दोगे तो बच्चा आप लोग देखोगे कि यहां पर आपका 60 हो जाता है। ठीक है, तो गर्ल्स अगर आपका 60 हुआ तो भैया बॉय कितना होगा? तो टोटल 90 में से अगर 60 अगर मेरा हटा देंगे तो बचेगा कितना? तो 30 बॉय बचेगा बच्चा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। देन उसके बाद बोला क्या जा रहा है कि सपोज अगर बोला जा रहा है कि सूरज का रैंक 14 है। मान लेते हैं, एक चीज सोचो, एक एनालाइज करो। मान लो कि ये जो है वो रैंक के हिसाब से किया है और सूरज जो है वो यहां पर है। ठीक है, यहां पर क्या है? सूरज है। और जहां पर सूरज है वो रैंक जो है वो कितना दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? 14 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 14 दिखाई दे रहा है। तो वो रैंक जो है वो आपको 14 दिखाई दे रहा है। आपको 14 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब तुम सोचो, अगर सूरज का रैंक 14 है तो अगर आपसे कॉमन प्रश्न अगर पूछे, अगर कॉमन प्रश्न पूछे, क्या पूछे कि अगर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना स्टूडेंट है, तो आपके मन से निकलेगा 13 स्टूडेंट है। लेकिन हम बोलेंगे 13 स्टूडेंट नहीं है, हम बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक टोटल जो है वो 14 स्टूडेंट है, जिसमें भैया आप देखोगे कि कौन इंक्लूडिंग है? सूरज भी इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 14 स्टूडेंट है और जिसमें कौन इंक्लूडिंग है? सूरज भी इंक्लूडिंग है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बोला जा रहा है कि मान लो सूरज के ऊपर 10 गर्ल्स है, मतलब सूरज के आगे बेटा 10 गर्ल्स है। अगर सूरज के आगे गर्ल्स की जो संख्या है अगर वो 10 है, ठीक है, तो तुम सोचो सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 14 स्टूडेंट है, जिसमें से अगर 10 गर्ल्स होगा तो बॉय कितना होगा? तो तुम बोलोगे कि बॉय कितना होगा? तो सर ये कॉमन तो कोई बता देगा। अगर 14 में से अगर 10 हटा देंगे तो बचेगा कितना? कितना बचेगा? 4 बचेगा। क्या बचेगा? 4 बॉय है। तो यहां से आपको क्या मिल गया? थोड़ा सा आपको सजेशन मिल चुका है कि सर यहां से लेकर यहां तक 14 स्टूडेंट है, जिसमें से अगर 10 गर्ल्स होगा तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? 4 बॉय है। और उस 4 बॉय में आप देखोगे कि डेफिनेट जो है वो सूरज भी इंक्लूडिंग है। सूरज भी क्या? इंक्लूडिंग है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सूरज के बाद कितना बॉय आएगा? तो टोटल बॉय मैंने कितना निकाला? टोटल बॉय मैंने 30 निकाला। तो 30 में से हमको मालूम है कि 30 में से यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना बॉय आ चुका है? तो 30 में से टोटल में यहां देखो 4, अगर वो 4 को हटा देंगे तो टोटल कितना होगा? 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। मतलब सूरज के बाद 26 बॉय आएगा। कितना आएगा? 26 बॉय आएगा। तो देखेंगे ऑप्शन में कहीं पर भी 26 दिखाई दे रहा है तो बोलेंगे सर ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर सी है जो 26 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो आपका आंसर कितना होगा? 26 होगा। परफेक्ट क्वेश्चन लगा, मजेदार लगा, बहुत अच्छा लगा इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आप मान के चलो कि इस बार डेफिनेट जो है आप लोग को डायरेक्शन टेस्ट से 1 या 2 प्रश्नों को पूछा जाना तय है। ठीक है, मान के चलो ये पूछा जाना तय है। ठीक है, और उसी में से एक ये प्रश्न को पूछा गया है जो प्रीवियस ईयर से लिया गया है और इस बार इसी तरह के प्रश्नों को आपको डेफिनेट मिलने वाला है। और ये तरह का प्रश्न मैंने बैक टू बैक 2-3 बार देखे कि सीजीएल और एसएससी सीएचएल भी उठाया है। तो चले हम सोचे कि चलो आपसे आप क्या करें, डील करें इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि जब भी हम कभी भी डायरेक्शन टेस्ट का सम्स को जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। अगर लेफ्ट और राइट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपको थोड़ा सा क्या होगा? दिक्कत होगा और समझने में भी बहुत सारा परेशानी को झेलना पड़ेगा। तो सबसे पहले
तो जब भी आप लोग डायरेक्शन टेस्ट बनाओ तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट को क्या कर सको, पहले लेफ्ट और राइट को ठीक से उसको डील कर सको, मतलब उसको लेफ्ट राइट को समझो पहले, ठीक है। और उसका जो लेफ्ट राइट होता है उसके फेस के हिसाब से बदलता है। क्या बदलता है? उसके फेस के हिसाब से बदलता चला जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, एक यहीं पर समझो, उसके बाद इसको मिटाएंगे। यहां देखो टोटल जो है मेरा डायरेक्शन जो है, अगर देखेंगे कि डायरेक्शन जो है टोटल कितना है, तो बोलेंगे सर टोटल जो डायरेक्शन है मेरा वो 4 है, ठीक है, 4 डायरेक्शन है। इस तरह से ऊपर वाला अक्सर क्या होता है, नॉर्थ होता है। अब सोचो अगर नॉर्थ का, अगर कोई बंदा अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेट उसका फेस जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ की तरफ फेस करेगा। अब नॉर्थ का जो लेफ्ट राइट होता है वो क्या होगा, जब भी अगर कोई ऊपर की तरफ जाए, जब भी कोई बंदा ऊपर की तरफ जाए, तो मान लो उसका जो लेफ्ट और राइट होगा आपके लेफ्ट राइट से बराबर होगा। राइट बोलेगा तो अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाएंगे, लेफ्ट बोलेगा तो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाएंगे। तो मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका क्या कहलाएगा, राइट कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो है आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट कहलाएगा। ये चीज क्लियर करो। देन उसके बाद नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। साउथ होता है कि नहीं? तो हमेशा एक चीज को याद रखने का दरकार है कि कोई बंदा अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा। तो बस करना क्या है, बस जिधर अपना ही खाली अपोजिट कर देना है। अगर राइट बोले तो अपना लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाओ, लेफ्ट बोले तो अपना राइट हैंड की तरफ मुड़ जाओ, बस यही करना है। तो अगर राइट बोले तो अपना लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ जाओ, तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, राइट होगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर ये दो चीज याद हो गया तो बस नेक्स्ट क्या होगा, कोई बंदा अगर इधर की तरफ जाता है, मान लो कि आपके राइट की तरफ जाता है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो बस ईस्ट का और आपका इधर आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक का लेफ्ट राइट याद रख लो, बाकी दूसरा का अपोजिट कर देना। तो ईस्ट का ऊपर वाला पार्ट, ईस्ट का ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है, राइट होता है। ठीक इसका अपोजिट भैया अब ये कर देना, ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसका राइट होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट होगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो इस तरह के प्रश्न को डील करने में आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, एकदम नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आप प्रश्न को एक बार आप देख लो, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे क्वेश्चंस को, ताकि आपको डील कर सके, क्योंकि ये पूरा बोर्ड ले चुका है तो इसमें जगह तो मिलेगा नहीं डिस्कस करने के लिए। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, मतलब पीछे की तरफ ढकेलेंगे इसको। चलिए बोले ए पर्सन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए, मतलब एक पर्सन जो है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्ट, मतलब वो ईस्ट की तरफ चला टू बी, और बी तक पहुंचा, ठीक है। तो बोला जा रहा है एक बंदा जो है वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए जो है वो यहाँ है। थोड़ा सा जब भी इसका बनाओ तो ऊपर और नीचे जाने का जगह हो, बस वहां से स्टार्ट करो, थोड़ा सा बीच में बनाओ, ठीक है। यहां से स्टार्ट करते हैं, तो वो यहां चला गया, यहां चलना स्टार्ट किया। अब बोला कि वो 3 किलोमीटर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चला, तो ईस्ट किधर है आपका, इधर है, तो इधर चला, ठीक है। अब ये 3 हो गया, अब वो यहां पहुंच गया। अब इस वाले पॉइंट का वो नाम रखा बी, ठीक है। तो तुम ही सोचो अगर कोई बंदा अगर ईस्ट की तरफ चलेगा तो उसका फेस किधर होगा, ईस्ट की तरफ ही होगा। तो जैसे ईस्ट की तरफ फेस हुआ, तो अगर किसी को दिक्कत है तो ऐसे हाथ कर दो, ऐसे, तो ऊपर वाला पार्ट देखोगे लेफ्ट होगा, नीचे वाला पार्ट क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्लियर हो गया कि ऊपर वाला पार्ट लेफ्ट होगा, नीचे वाला पार्ट राइट होगा। लेफ्ट बोलेगा तो ऊपर चल जाएगा, राइट बोलेगा तो नीचे चलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद बोला देन टर्न लेफ्ट, उसके बाद बोला कि लेफ्ट टर्न लिया, और उसके बाद द ट्रेवल ट्राइस एट द डिस्टेंस रीच, मतलब वहां से उसका 3 गुना चला, ठीक है। 3 गुना मतलब इसका 3 गुना, तो इसका अगर 3 गुना बोलेंगे तो, और वो अगेन वो जो पहुंचा, यहां लिखा हुआ है
पूरब की यात्रा करता हुआ फिर वो बाएं मुड़ा और उसे सी तक पहुंचा और उसकी दूरी 3 गुना वो अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, इसका 3 गुना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ऑलवेज इसके बाद देखोगे वो लेफ्ट टर्न लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं यहां पर, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो बी है, तो लेफ्ट क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो लेफ्ट अगर ऊपर की तरफ होगा तो इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे इसका जो 3 गुना होगा तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे इसका 3 गुना जो होगा वो होगा 12 किलोमीटर होगा। क्या कि अगर 3 गुना लेते हैं, अगर 3 गुना लेते हैं तो 9 होगा, सॉरी 9 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा छोटा करना है इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर ए था, यहां पर बी था, ऊपर चला। ठीक है, तो थोड़ा सा ये 3 हो गया तो ये कितना हो गया, 9 हो गया। अब वो यहां पहुंच गया। He again turned left and the 5 times distance it covered the between A और B। मतलब बोला कि A और B में जो डिस्टेंस कवर किया था उसका 5 गुना उसको कवर किया, तो लेफ्ट टर्न लिया। तो ऑलवेज एक चीज याद रखो, एक चीज सिंपल सा याद रखो कि वो जो है लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट जो टर्न लेगा, अब उसका फेस बेटा नॉर्थ की तरफ है, तो अभी सोचो कि जो ए और बी का जो डिस्टेंस था उसका 5 गुना किया, तो 3 का अगर 5 गुना कर रख देंगे तो कितना होगा, तो तुम बोलेंगे 15 गुना, 15 होगा। मतलब इसका लेफ्ट, अगर कोई ऊपर की तरफ जाएगा तो उसका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, और नॉर्थ का जो लेफ्ट राइट होता है हमारे लेफ्ट राइट से क्या होगा, मैच करेगा। तो ऑलवेज क्या करेंगे, हमको इसका 15 लेना है। ठीक है, तो ये 15, अगर 3 इतना बड़ा लिए तो 15 इतना बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, ये होके आपका 15 हो गया। ठीक है, अब जो पॉइंट पर पहुंचा, ये वाला पॉइंट आपका ये सी था। ठीक है ना, अब ये यहां पहुंचा और उस वाले पॉइंट का वो नाम दिया डी दिया, अब ये 15 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बोला जा रहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड, बोला कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जहां से वो अभी रुका है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, आपको ये निकालना है। ठीक है, ये वाला निकाल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये निकालना है। तो हमेशा एक चीज को याद रखो, जब भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक एंगल क्रिएट करे, जब भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है अगर आपका एंगल क्रिएट करे तो उतना बड़ा आप क्या करो बेटा, ट्रायंगल बनाओ पहले बेटा। तो आपको इतना बड़ा आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इतना बड़ा आपको एक ट्रायंगल बनाना है, और जैसे ट्रायंगल बनेगा तो आपको इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाना है, और इसका फॉर्मूला बेटा बहुत सिंपल होता है कि h इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर द रूट होगा। क्या होगा, अंडर द रूट होगा। बस इसमें पुट अप करने का खाली दरकार है। ठीक है, तो इसमें L कितना होगा तुम ही सोचो, लंबाई कितना है, तो सर लंबाई पूछने का दरकार ही नहीं है, ये 9 है, 9 इधर जाए तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब सोचो कि इसमें बेस कितना हो, तो बेस बेटा हमको यहां से लेकर यहां तक लेना है कि नहीं, तो सर ये वाला बेस कितना होगा, तुमको मालूम है कि ये वाला यहां तक था, कितना था, यहां तक था आपका 3 था, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो आपका जो लंबाई है, लंबाई देखोगे, आपका लंबाई जो है वो आप देखोगे कि आपका 9 होगा, और बेस जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देन क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट अप करेंगे। जब इस फॉर्मूला में आप पुट अप करोगे तो बेटा खाली इसमें फॉर्मूला में पुट अप करना है, तो फिर आपको करना क्या, यहां पर 9 का स्क्वायर, पहले 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा। ठीक है, अब फिर 12 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 144 होगा। और इसको कितना रखना है, इसको देखोगे थोड़ा सा यहां हो गया, यहां देखो फिर से 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 होगा, और 12 के स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, और अंडर द रूट रखना है। जब इसको जोड़ोगे तो आपके पास दिखाई देगा, इसको पास जोड़ोगे तो यहां पर कितना होगा, यहां पर देखोगे यहां 5 होगा। ठीक है, यहां देखोगे आप, यहां पर आपका 2 होगा,
और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा 225। और 225 बेटा किसका रूट होता है? 225 भैया 15 का रूट होता है। कितना होता है? 15 का रूट होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होने वाला है। ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। अब प्रश्न ये होता है कि जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो चैप्टर पढ़ना सीखना बड़ा ही विचित्र होता है, लेकिन अगर उसका टाइप के हिसाब से अपना माइंड को डेवलप करोगे तो क्वेश्चंस बनना क्या होगा? इजी होगा। क्लियर है? तो ये आप लोग का कॉमन रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है? तो प्राय बहुत जगह हम देखते हैं कि बहुत सारे जो होते हैं कि वो पहले क्या करता है, सबका कोड निकालना सिखाता है, देन एक पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देता है। तो अगर इस चक्रव्यूह में फंस गए, चाहे वो बैंकिंग स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी स्टूडेंट हो या रेलवे स्टूडेंट हो, फिर कोडिंग डिकोडिंग में ही बनाने में आपको 3 से 4 मिनट लगेगा, तो मान के चलो कि आपका कभी भी उस साल निकलने वाला एग्जाम नहीं है, 100% नहीं है। ठीक है? तो चलिए इसमें करने का तरीका क्या है, तो आप केवल क्या करो, पहले आप क्वेश्चंस को देखो क्या बोले, किसका कोड निकालने के लिए बोले जा रहा है, तो आप बोलो कि वेरी का कोड निकालने के लिए बोले जा रहा है। तो चेक करो कि इसमें वेरी दिया कहां है बेटा। तो आप देखोगे कि इसके लिए यहां पर आपको देखो वेरी दिखाई दे रहा है और कहीं पर वेरी दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर और कहीं पर भी वेरी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है? क्या कि आप देखोगे कि ये 786 इसके यहां लिखा गया है, तो 958 के लिए आपको ये लिखा गया है, तो 645 के लिए आपका ये लिखा गया है। तो इसमें खाली वेरी यहां दिखाई दे रहा है, वेरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो वेरी का जो कोड होगा केवल यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई देगा नहीं। तो मतलब अगर वेरी कोड अगर 7 होगा तो 7 केवल यहां होना चाहिए और कहीं होना नहीं चाहिए। तो 7 बेटा केवल आप देखो यहां दिखाई दे रहा है और ये दोनों जगह 7 तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 7 हो सकता है, तो 7 लिख लो। फिर देखो 8, तो तुम बोलोगे कि 8 यहां भी दिखाई दे रहा है और 8 यहां भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब 8 बेटा वेरी कोड तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेरी केवल यहां दिखाई दे रहा है, तो उसका जो कोड हो केवल यहां दिखाई देगा और कहीं दिखाई नहीं देगा। तो मतलब 8 यहां दिखाई, तो क्या यहां अगर 8 यहां दिखाई दे रहा है तो क्या यहां पर कहीं भी वेरी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो मतलब 8 तो होगा नहीं। उसके बाद देखेंगे 6 देखेंगे, क्या देखेंगे? 6 देखेंगे, तो बोलेंगे भैया 6 यहां भी दिखाई दे रहा है और 6 यहां भी दिखाई दे रहा है, तो 6 भी नहीं होगा। तो इसका कोड जो होगा, वेरी का जो कोड होगा वो क्या होगा? 7 होगा। तो 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खट्टाक आप मार सकते हो विद इन 15 सेकेंड या तो 10 सेकेंड या तो 5 सेकेंड के अंदर में इस तरह के प्रश्नों को आप डील कर सकते हो, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये जो प्रश्न है ये भी कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ही है, लेकिन एक यूनिक तरह के क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि पिछले कुछ सालों में 2 बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया एसएससी। तो हम चाहें कि आपके लिए इस तरह का प्रश्न को लेके आए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। ठीक है? इस तरह का जो कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट होता है लेटर कोडिंग डिकोडिंग होता है, और ये लेटर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर में एक टाइप होता है जिसका नाम होता है लॉजिकल होता है। क्या होता है? लॉजिकल टाइप होता है। क्या होता है? लॉजिकल टाइप होता है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां बोल रहा है कि देखो ए को यहां पर 1 लिखा गया है, तो ए को 1 लिखा गया यहां पर। ठीक है? अब देखो यहां पर बी को देखो, यहां पर देखोगे बी को यहां पर, अब देखो यहां पर क्या लिखा है? बी को यहां पर 3 लिखा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए पहले अल्फाबेट ऑर्डर के बारे में सोचो। तो ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 1 होता है, तो इसी 1 को यहां लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखोगे कि बी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 2 होता है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया? 3 लिखा गया है। ठीक है? तो क्वेश्चन में देखोगे, फिर इसको पढ़ो, क्या लिखा गया? इफ ईच ऑफ द लेटर द इंग्लिश अल्फाबेट असाइंड द ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जितना भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है इसमें ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखा गया है। ठीक है? इसका जो अल्फाबेट ऑर्डर है उसको नहीं, जैसे कि ए को 1 है तो बी 3 हो गया, तो ए के बाद नेक्स्ट बड़ा ऑड
नंबर क्या 3 होता है, तो उसी तरह सी का कितना हो जाएगा, तो तुम बोलोगे सर सी का यहां पर देखोगे तो सी का यहां पर देखो, तो सी का यहां पर आप लोग देखोगे तो सी का भैया यहां पर 5 हो जाएगा, ये सो ऑन कर दिया गया, क्लियर है। उसी तरह डी का कितना हो जाएगा, तो डी का यहां पर देखोगे तो यहां पर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी किसी भी अल्फाबेट ऑर्डर का ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपसे मांगे तो आप उसको निकालो क्या, तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है। क्या करना है आपको, सिंपलिटी क्या करना है, पहले इसका अल्फाबेट ऑर्डर को ध्यान रखो। तो सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है, तो तुम बोलोगे 3 होता है। अब उसका क्या करो, दुगना करो, दुगना कर दिए, फिर -1 कर दो तो इसका ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 1 माइनस कर देंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह देखोगे कि डी का जो ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहले डी का दुगना करो, तो डी का जब दुगना करोगे तो यहां पर 8 होगा, -1 कर दो, यहां 7 हो जाएगा, घटाक दो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिमाग में रखना है और इसके बाद आप इस तरह के प्रश्न को आराम से डील कर लेंगे। इसमें इसका निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो H इसमें बेटा किसका, इसका निकालने, इस वर्ड का बोला जा रहा है। तो H का अगर बोलेंगे कि ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो H का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है वो 8 होता है, ठीक है। तो 8 का दुगना करेंगे तो 16 और 16 में एक माइनस कर देंगे, कितना होगा बच्चा 15 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखोगा I, तो I का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है 9 होता है, तो 9 का दुगना कितना होता है 18, 18 में एक माइनस कर देंगे, कितना होगा बेटा 17 हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर G है, तो G का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 7 होता है, 7 का दुगना 14, एक माइनस कर दें बेटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H है, तो H का भी तो लिखे, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 हो गया यहां पर, ठीक है। और यहां देखेंगे तो यहां भी बेटा 30 हो गया, तो टोटल आपका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा 60 हो, क्या होगा 60 होगा। तो चेक करेंगे ऑप्शन में 60 दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे ऑप्शन में बेटा 60 तो दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बच्चा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस बार आने का 100% क्या चांस तो बनता है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखो रिपीटेशन भी एसएससी करता है बच्चा लोग, चाहे वो मैथ में हो, चाहे रीजनिंग में हो, चाहे जीके में हो, चाहे इंग्लिश में, वो रिपीटेशन करता है। वो बैंकिंग की तरह हर बार न्यू क्वेश्चंस नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं रिपीटेशन करता है। तो रिपीटेशन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, ये जो क्वेश्चन है आप लोग देखोगे ये ब्लड रिलेशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? ब्लड रिलेशन के ऊपर है। और 100% ब्लड रिलेशन के ऊपर आपका डेफिनेट जो है आपका सम पूछेगा, सम आएगा ब्लड रिलेशन के ऊपर, डेफिनेट सम आएगा आपका, ठीक है। मान के चलो कि आपको 1 या 2 से ज्यादा प्रश्नों का सौगात इस बार एसएससी सीएचएल ब्लड रिलेशन के ऊपर करने वाला है। तो ब्लड रिलेशन के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। और ये ब्लड रिलेशन का जिस टाइप को हम लोग बोलते हैं, ये टाइप है पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। और पॉइंटिंग फॉर्म से आपका क्वेश्चन पूछा जाना तय है, तो इस पर ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का दरकार है, ठीक है। तो प्राय क्या होता है, बच्चे इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा वो क्या करते हैं, वो डायग्राम मेथड को अप्लाई करते हैं। तो हम बोलेंगे इस तरह के प्रश्नों को डील करने के डायग्राम मेथड का अप्लाई करने का दरकार नहीं है, खाली क्वेश्चंस को समझना है। और हमको एक चीज को समझ लेना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न को दिया जाए तो हिंदी वाला को मत देखो, इंग्लिश वाला को देखोगे तो डेफिनेट कुछ चीज समझ में आता है। कभी कभी क्या होता है, हिंदी में हम लोग भटक जाते हैं। हिंदी हमारा क्या है, सेकेंड हिंदी। देखो हिंदी में क्या, बहुत सारे बच्चे जो होते हुए हिंदी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखो आपको फ्लेक्सिबल करना है, कहीं हिंदी में शिफ्ट हो जाना है, कहीं इंग्लिश में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। अगर इस चीज को ध्यान में रखोगे तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक से निकल पाएगा। केवल एक ही लैंग्वेज पर ध्यान रखोगे तो वो कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का ही दिक्कत होते हैं, एक ही लैंग्वेज को ध्यान देता है, हिंदी तो हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश तो इंग्लिश पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है। जहां इंग्लिश का दरकार तो इंग्लिश के लिए सोचो, जहां हिंदी का दरकार तो हिंदी के बारे में सोचो। तो इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए मेरा जो सबसे उचित जो मेरा सजेशन है, जो उचित सजेशन है वो क्या है कि इस तरह के प्रश्नों को डील करने के लिए आपको इंग्लिश ही अच्छा लगेगा। हिंदी में करो तो थोड़ा भटक जाने का समस्या बना रहेगा आपका, ठीक है। तो चलो इस तरह का प्रश्न को डील करते हैं। तो यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है
कि पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज नताशा सेड। तो हमेशा याद रखो कि भैया कि जो पॉइंटिंग करता है वो अक्सर अपने लिए या तो ही लगाएगा या तो सी लगाएगा। क्लियर है? तो वो बेटा पॉइंटिंग किस पर कर रहा है? मैन पर कर रहा है, तो मैन के लिए वो क्या लगाएगा? ही लगाएगा। ठीक है, तो जहां पर ही देखेंगे मतलब वो मैन है, मतलब ये ही वाला बंदा जो है वो मैन है। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। और हमेशा याद रखो कि जो बोलता है, इसको अदर कलर में कर लेते हैं, जैसे कि क्या ले ले तो पिंक लेते हैं। चलिए, जो बोलता है अक्सर अपने लिए, जो बोलने वाला पर्सन अक्सर अपने लिए जो होता है माई या तो आई का यूज करता है, डेफिनेट करता है ये। ठीक है, तो इसमें बोलने वाला पर्सन कौन है? नताशा है। तो नताशा अपने लिए क्या यूज करेगा? माई यूज करेगा। तो देखो सेंटेंस में कहीं पर बेटा माई दिया हुआ है, तो बोला हाँ माई यहां दिया हुआ है, तो है कि नहीं? तो ये माई वाला बंदा कौन है? ये माई वाला बंदा नताशा है। नताशा है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद हमको देखना है, आप गौर से देखोगे कि यहां पर आपका क्वेश्चंस में ठीक से देखोगे कि यहां पर आपको जगह जगह आपको ऑफ दिखाई दे रहा है, ना? ऑफ दिखाई दे रहा है। तो जब भी सेंटेंस में अगर ऑफ दिया हो, क्या दिया हो? ऑफ दिया हो। सेंटेंस में जब भी आपका ऑफ दिया हो तो हमेशा याद रखेंगे, सेंटेंस में जब भी आपको ऑफ दिया हो तो आप हमेशा बैक से पढ़ो। ठीक है, पीछे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे से कहां से पढ़ना है? जहां भैया आपको माई दिया हो, इस चीज को याद रखो। तो आपको यहां पर सजेशन मिल चुका है, तो नंबर 1 इसको पढ़ो, नंबर 2 इसको पढ़ो, नंबर 3 इसको पढ़ो और नंबर 4 इसको पढ़ो, तो आपको यहां पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ो। अपने आप को नताशा मानो। नताशा बोली मेरा हस्बैंड, तो मेरा हस्बैंड का वाइफ मतलब मैं खुद, मतलब नताशा खुद हो गई, और मेरी मतलब हम खुद हुए तो मेरी बेटी, और मेरी बेटी का जो भाई होगा तो मेरा क्या होगा? सन होगा। क्या होगा? सन होगा। तो सन होगा, तो मैन पर क्या निकल रहा बच्चा लोग? देखोगे सन निकल रहा है कि नहीं? अगर मैन सन निकल रहा है तो नताशा उसकी क्या होगी? नताशा उसकी मदर होगी। तो बोलेगा नताशा क्या लगेगा? तो मेरा आंसर मदर होगा। अगर बोलेगा मैन क्या लगेगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? सन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खटाक होगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करें कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात को भी ध्यान रखना है। और हम केवल क्वेश्चंस नहीं करा रहे, इसका परफेक्ट आपको क्या करें? सजेशन भी दे रहे, ताकि आप इस तरह के प्रश्न अगर आपको मिल लिया जाए तो उसको आप क्या कर सको? अपने हाथों से ठीक से धो सको, मतलब अच्छा से बना सको। ठीक है, तो आज क्लासेस में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर में ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट करो, हम कमेंट के माध्यम से उस चैप्टर को लेकर आएंगे। और जो पहले का जो शुरुआत में जब ये वीडियो स्टार्ट किए थे, उस वीडियो में कुछ बातों कहे थे, उस बातों को ध्यान रखना है। और एसएससी सीजीएल 2023 का है, उसको ठीक से प्रिपेयर करना। उसके ऊपर हम मैराथन लेके आने वाले हैं, जिसमें कम से कम 40-50 सम्स ऐसा होगा जो 2023 में एसएससी सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आज की क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से।